विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसके 10th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं राजनीति आधुनिकीकरण की अवधारणा। इससे पहले के वीडियो में हमने विद्यार्थियों राजनीति आधुनिकीकरण की अवधारणा की एक पृष्ठभूमि को जाना था, उस अवधारणा के बारे में चर्चा की और उसकी अर्थ और परिभाषाओं को देखा। आज विद्यार्थियों राजनीति आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है उसकी प्रमुख लक्षण क्या हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वो हम देखेंगे। परीक्षा में इसको लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, हर तरीके से प्रश्न, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रमुख उसके लक्षण हैं। अर्थ परिभाषा के लिए तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है और यहाँ तक कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर जो 9th चैप्टर तक या पिछले वीडियो तक हमने जो डिस्कस किया है वो सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको वहाँ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे। तो आइए अब आज जैसा कि मैंने आपको बताया राजनीति आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हम राजनीति आधुनिकीकरण की जो प्रमुख लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उनको हम समझेंगे। बड़े ही सरल और सटीक शब्दों में यहाँ हम चर्चा करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, तो आशा है आपको समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, पहली जो विशेषता, पहला जो लक्षण आप देख पा रहे हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट, कि राजनीति शक्ति के महत्व में वृद्धि अथवा अधिकाधिक केंद्रण, मतलब राजनीति शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण, या फिर आप कह सकते हैं अधिकाधिक शक्ति में वृद्धि। अब यहाँ राजनीतिक शक्ति जरूर आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, राजनीतिक शक्ति का मतलब है कि जो जनता के पास जो अंतिम शक्ति होती है उसे राजनीतिक शक्ति बोलते हैं। पॉलिटिकल पावर किसी राजा में या किसी राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में पावर नहीं, वो क्योंकि उस व्यवस्था में जहाँ डेमोक्रेसी होती है और वहाँ अंतिम शक्ति, जैसे भारत में है आज जो अंतिम शक्ति है, भले ही जनता की चुनी हुई सरकार है, उन शक्तियों का प्रयोग सरकार करती है, लेकिन जो अंतिम जो शक्ति है वो जनता के पास है, क्योंकि एक जनता ही उनको चुनकर भेजती है जो कि सत्ता धारक होते हैं। तो यहाँ पर एक तो आधुनिकीकरण में पहली विशेषता यही है, पहला लक्षण यही है कि क्योंकि पहले क्या होता था, जो परंपरागत समाज हम देखते हैं वहाँ या तो किसी एक व्यक्ति का शासन होता था, तानाशाही होती थी, या सैनिक तंत्र होता था, या कुछ व्यक्तियों का शासन। तो यहाँ जब आधुनिकीकरण हुआ, किसी व्यवस्था का जब आधुनिकीकरण होता है, तो वहाँ सबसे पहले क्योंकि जनता जागरूक होती है, वहाँ लोकतंत्र की मांग होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित होती है, तो वहाँ राजनीति आधुनिकीकरण की प्रोसेस में पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिकल जो पावर है, राजनीति शक्ति है, वो केंद्रण एक तरह से उसका होता है, जो एक तरह शक्ति में वृद्धि होती है। जनता की जो चुनी हुई सरकार है वो पावरफुल होती है, न कि कोई एक तानाशाह राजा या कुछ लोग। ठीक है, तो पहला लक्षण ये है। दूसरा आप देख पा रहे हैं राज्य एवं समाज के बीच बढ़ती हुई अंतःक्रिया। देखिए, यहाँ राज्य और समाज के बीच बढ़ती हुई अंतःक्रिया का मतलब है कि यहाँ जो सोसाइटी है, समाज के लोग हैं और राज्य हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक अंतःक्रिया होती है, उसी के आधार पे व्यवस्था। पहले क्या होता था, एक तानाशाही होती थी, वहाँ समाज का क्या व्यूज़ है उसकी व्यूज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। लेकिन जब आधुनिकीकरण किसी व्यवस्था का हो जाता है तो फिर वहाँ एक तरह से अंतःक्रिया होती है समाज और राज्य, समाज के लोग और राज्य जो सत्ताधारक होता है उनके बीच में। ठीक है, तो वो एक राज्य और समाज के बीच में अंतःक्रिया एक दूसरा लक्षण ये है किसी भी आधुनिकीकरण की प्रोसेस में। तीसरा, सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना, जो आप बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना और उसके स्थान पर राजनीतिक सत्ता की स्थापना। मतलब जो सत्ता के परंपरागत स्रोत क्या है, वही जो मैंने बताया कि जहाँ पर या तो किसी एक राजा की सरकार है, या कोई निरंकुश शासन है, या कोई सैनिक शासन है, या कुछ व्यक्तियों एक वर्गतंत्र है, तो वो सत्ता के परंपरागत स्रोत है। लेकिन आधुनिकीकरण किसी भी व्यवस्था का होने पर एक लक्षण ये होता है कि वहाँ सत्ता के जो परंपरागत स्रोत हैं
वो निर्बल हो जाते हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि जो वास्तविक जो शक्ति है वो जनता की जो चुनी हुई सरकार है, ठीक है, राजनीतिक शक्ति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जो राजनीतिक शक्ति की स्थापना होती है उसके पास वास्तविक पावर आ जाता है। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि राजनीति संस्थाओं का विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विद्यार्थियों समझने की दृष्टि से आपको जानना है। देखिए यहाँ क्या मतलब है इसका, राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। यहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण जब किसी भी व्यवस्था का होता है तो उसमें सबसे मेन बात यह है, सामान्यतः आपने देखा होगा जब किसी देश में राजतंत्र होता है या फिर एक तानाशाही सत्ता होती है तो वहाँ हर प्रकार की शक्ति उस एक व्यक्ति के पास होती है। मतलब हम सरकार के 3 जो पार्ट मानते हैं ना, एक तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब ये किसी भी एक व्यक्ति का शासन है तो वहाँ तीनों ही काम उस एक व्यक्ति के पास होते हैं। लेकिन यहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण की व्यवस्था, जब राजनीतिक शक्ति की स्थापना होती है तो होता यह है कि वहाँ राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण हो जाता है, मतलब शक्तियों का पृथक्करण हो जाता है। वहाँ शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं होती बल्कि उसका डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे तो राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये जैसी 3 संस्थाएं जो आज हम देखते हैं ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का ही लक्षण है। तो राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण होना चाहिए और उनका विशेषीकरण होना चाहिए। विशेषीकरण कब होगा, जब वो व्यवस्थाएं, वो जो संस्थाएं हैं वो अपना अपना काम करेगी, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो फिर एक समय के बाद में उनमें एक विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे आज कार्यपालिका है तो उसका कार्य कानूनों को लागू करना है, व्यवस्थापिका का कानून बनाना है, तो और न्यायपालिका का एक तरह से उसका रिव्यू करना है, और कोई उनको नहीं मानता है तो दंड देना। तो मतलब अपने अपने कार्यों में वो सिद्धस्थ हो प्रत्येक अंग, तो एक तो संरचनात्मक विभेदीकरण हो और उनका विशेषीकरण भी हो। तो ये भी राजनीति आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि जनता की बढ़ती हुई सहभागिता। पहले जनता को इतना मौका नहीं था, मतलब जनता की सहभागिता नहीं थी व्यवस्था में, लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण किसी व्यवस्था का होता है तो वहाँ यही है कि जनता सक्रिय होती है, जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और सरकार में, सत्ता में वहाँ जनता की सहभागिता बढ़ती है। जो परंपरागत जो सत्ता के स्रोत हैं उनमें ऐसा नहीं था, वहाँ जनता का सत्ता में कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन अब राजनीतिक आधुनिकीकरण से क्या है, जनता की जो सहभागिता, उसका पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि लोगों के विचारों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन आता है इससे। कैसे? क्योंकि पहले एक जो लोगों के विचार संकुचित, उनको अपने अधिकारों का पता नहीं था, उनको अपनी शक्तियों का पता नहीं था, उनको अपनी भागीदारी का पता नहीं था। जिस प्रकार किसी एक राजा के अंतर्गत या उन पर जिस तरीके से वो राजा या वर्गतंत्र या कोई सैनिक शासन सत्ता अपना लेता था उसको वो उनको मानना पड़ता था। लेकिन अब लोगों के जो विचार हैं, उनके जो दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, उनको लगने लगा है कि वास्तविक शक्ति तो जनता के पास होनी चाहिए। और ये हुआ कि लोकतंत्र जब स्थापित आज अधिकतर व्यवस्थाओं में होने लगा है और जनता की भागीदारी बढ़ी है, तो लोगों के जो दृष्टिकोण है, एक तरह से पहले संकुचित माइंडसेट था, अब ब्रॉड हुआ है वो माइंडसेट। नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट आप देख पा रहे हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता का, वो है कि व्यापक आधार वाली नौकरशाही। यहाँ जो नौकरशाही बड़ी इस्टेब्लिश्ड हुई है इन व्यवस्थाओं में, मतलब आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं में ये हुआ है कि नौकरशाही बड़ी स्टेबल हुई है। नौकरशाही मतलब क्योंकि जो सरकार है वो तो हर कार्य करती नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता, तो उसके लिए जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, जो नौकरशाह वर्ग है, ठीक है, वो ही वास्तविक रूप में उनके लिए कार्य करता है, उनको सुझाव देता है। तो नौकरशाही का काफ़ी एक तरह से आधार मजबूत हुआ है आधुनिकीकरण में, क्योंकि जब पावर बढ़ा है, सत्ता बढ़ी है, कार्य बढ़े हैं, तो नौकरशाहों के पास ही अस्तित्व जो पावर है वो आया है उन सत्ताधारक के माध्यम से। और तो नौकरशाही का भी काफ़ी जो विस्तार हुआ है, तो ये एक तरह से व्यापक आधार वाली नौकरशाही इस्टेब्लिश्ड हुई है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ पॉइंट थे राजनीति आधुनिकीकरण के लक्षण, विशेषताएं, जो आशा है मैंने सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में भी आई होगी। तो
आज के वीडियो में तो बस विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिकीकरण को लेकर एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे, और वो बात करेंगे एडवर्ड सिल्स का जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो प्रतिमान है, उन्होंने कौन कौन से प्रतिमान बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लेकर परीक्षा में आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बस आज तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अंत में आपसे यही अपील कि आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देवें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।